अब जो मेरा वर्णन होने जा रहा है वह ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था पर। ये जो क्लास है आईए के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी के आधार पर इस बुक को लिखा गया है। आईए के स्टूडेंट के लिए यह आईए फर्स्ट पार्ट के स्टूडेंट के लिए यह इम्पोर्टेंट और उपयोगी है। इसमें ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था पर उल्लेख किया गया। मनुष्य के इतिहास का परिवर्तित चक्र। मनुष्य के इतिहास का परिवर्तित चक्र माने मनुष्य के इतिहास का परिवर्तित चक्र। मनुष्य जो है कैसे कैसे बढ़ा, उसका जो है कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे मनुष्य जंगल से गांव में आया, गांव से शहर में आया, शहर से विदेश गया, कैसे विभिन्न प्रकार के साधन जैसे परिवर्तन हुआ। बैलगाड़ी से टेम्पू आया, टेम्पू से बस आया, बस से रेलगाड़ी आया, रेलगाड़ी से एरोप्लेन आया। तो मनुष्य का कैसा परिवर्तित चक्र है उसी का जो है सो मतलब वर्णन कर रहे हैं। पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व 50 लाख वर्षों से है। अस्थायी जीवन की बुनियादी आवश्यकता कृषि मात्र 12,000 वर्ष प्राचीन है। सभ्यता 6,000 वर्षों से अधिक प्राचीन नहीं है। सभ्यता जो है 6,000 वर्षों से अधिक प्राचीन नहीं है। अस्थायी सभ्यता 6,000 वर्षों से अधिक प्राचीन है। यदि हम मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को एक दिन मान ले, अर्धरात्रि से अर्धरात्रि तक, तो कृषि 11.56 मिनट तथा सभ्यता 11.5 मिनट पर अस्तित्व में आई। आधुनिक समाजों का विकास 11.59 तथा 30 सेकंड में हुआ। मनुष्य के दिन के अंतिम 3 सेकंड में जितना परिवर्तन हुआ है वह अब तक के पूरे समय के योग के बराबर है। स्रोत एंथोनी गिडिन्स सोशियोलॉजी चौथा संस्करण पूर्व 40। और स्रोत जो है एंथोनी गिडिन्स 2004 के सोशियोलॉजी चौथा संस्करण में है। इसमें ऐसा अक्सर कहा जाता है कि परिवर्तन ही समाज का अपरिवर्तनीय पक्ष है। परिवर्तन जो है समाज का अपरिवर्तनीय पक्ष है। आधुनिक समाज में रहने वाले किसी व्यक्ति को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती कि परिवर्तन हमारे समाज की एक विशिष्ट पहचान है। वास्तव में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में उद्भव 17वीं से 19वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोपीय समाज में तीव्र गति से बदलते परिवेश को समझने के प्रयास में हुआ। सामाजिक परिवर्तन आधुनिक जीवन का एक आम तथा चिर परिचित सत्य है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी यह एक सर्वथा नवीन तथा हाल की सच्चाई है। यह अनुमान लगाया जाता है कि मानव जाति का पृथ्वी पर अस्तित्व तकरीबन 5 लाख वर्षों से है, परंतु उनकी सभ्यता का अस्तित्व मात्र 6,000 वर्षों से ही माना जाता रहा। इन सब माने जाने वाले वर्षों में पिछले मात्र 4 वर्षों से ही हमने लगातार एवं तीव्र परिवर्तन देखे हैं। इन परिवर्तनशील वर्षों में भी इसके परिवर्तन में तेजी मात्र पिछले 100 वर्षों में आई है। जिस गति से परिवर्तन होता है वह चूँकि लगातार बढ़ता रहता है। शायद यह सही है कि
पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक परिवर्तन प्रथम 50 वर्षों के तुलना में अंतिम 50 वर्षों में हुए और आखिरी 50 वर्षों के अंतर्गत पहले 30 वर्षों की तुलना में विश्व में परिवर्तन अंतिम 20 वर्षों में अधिक आए। सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन एक समान अवधारणा है जिसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के लिए किया जा सकता है जो अन्य अवधारणा द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन। समाजशास्त्रियों को इसके व्यापक अर्थ को विशिष्ट बनाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा ताकि यह सामाजिक सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण हो सके। अपने बुनियादी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन इंगित करता है उन परिवर्तनों को जो महत्वपूर्ण है, अर्थात परिवर्तन जो किसी वस्तु अथवा परिस्थिति की मूलाधार संरचना को समयावधि में बदल दे। एंथोनी गिडिंस का जो है सो 2005 में कहा गया है। अतः सामाजिक परिवर्तन कुछ अथवा सभी परिवर्तनों को सम्मिलित नहीं करते, मात्र परिवर्तन जो वस्तुओं को बुनियादी तौर पर बदल देते हैं। परिवर्तन का बड़ा होना मात्र इस बात से नहीं मापा जाता कि वह कितना परिवर्तन लाता है, बल्कि परिवर्तन के पैमाने से, अर्थात समाज के कितने बड़े भाग को उसने प्रभावित किया है। दूसरे शब्दों में परिवर्तन दोनों सीमित तथा विस्तृत तथा समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाला होना चाहिए ताकि वह सामाजिक परिवर्तन के योग्य हो सके। इस प्रकार के मापदंडों के बावजूद सामाजिक परिवर्तन एक विस्तृत शब्द है। इसे और अधिक विशेष बनाने के लिए स्रोतों अथवा कारकों को अधिकतर वर्गीकृत करने की कोशिश की जाती है। प्राकृतिक आधार पर अथवा समाज पर इसके प्रभाव अथवा इसका गति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसे परिवर्तन को उद्विकास का नाम दिया गया है जो काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे होता है। यह शब्द परिणति शास्त्री चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया है। उन्होंने उद्विकासीय सिद्धांत के द्वारा यह प्रतिपादित किया कि कैसे जीवित प्राणी विकसित होते हैं, कई शताब्दियों अथवा कभी कभी सहस्राब्दियों में धीरे धीरे अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में ढाल कर बदलते रहते हैं। डार्विन के सिद्धांत ने योग्यता को उत्तरजीविता के विचार पर बल दिया। केवल वही जीवधारी जीवित रहने में सफल होते हैं जो अपने पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। जो अपने आप को ढालने में सक्षम नहीं होते अथवा ऐसे धीमी गति से करते हैं लंबे समय में नष्ट हो जाते हैं। डार्विन ने यह सुझाया कि मनुष्य की उत्पत्ति समुद्री जीवों अथवा मछलियों के विभिन्न प्रकारों से भूमि पर रहने वाले स्तनपायी उसमें विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए उच्चतम अवस्था जहां बंदरों तथा गोरिल्लों का विभिन्न प्रकार से अंत में होमो सैपियंस अथवा मनुष्य के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई। यद्यपि डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक प्रक्रियाओं को दिखाता है, इसे शीघ्र सामाजिक विश्व में स्वीकृत किया गया जिसे सोशल डार्विन के नाम से जाना गया। ऐसा सिद्धांत जिसने अनुकूली परिवर्तन की महत्ता पर बल दिया। उद्विकासीय परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन जो तुलनात्मक रूप से शीघ्र अथवा अचानक होता है, कभी कभी इसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः राजनीतिक संदर्भ में होता है जहां समाज में शक्ति की संरचना में शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन लाकर इसे चुनौती देने वालों द्वारा पूर्व सत्ता वर्ग को
विस्थापित कर लाया जाता है। इसके उदाहरण है फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 से 1993 अथवा सोवियत या 1917 की रूसी क्रांति। समान रूप से इस पद शब्द का प्रयोग तेज, आकस्मिक तथा अन्य प्रकार के संपूर्ण परिवर्तनों के लिए भी कुछ शब्द जैसे औद्योगिक क्रांति अथवा संचार क्रांति इत्यादि के लिए होता है। फ्रांसीसी क्रांति अथवा औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति अथवा औद्योगिक क्रांति जिसके बारे में आपने अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है, परिचर्या को देखिए। इनमें से प्रत्येक किसी प्रकार के परिवर्तन लेकर आया। क्या ये परिवर्तन इतने तीव्र अथवा इतने दूरगामी थे कि क्रांतिकारी परिवर्तन के योग हो सके? अन्य किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के बारे में आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा है जो क्रांतिकारी परिवर्तन के योग नहीं है? वे क्यों योग नहीं है? विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जो अपनी प्रकृति अथवा परिणाम द्वारा पहचाने जाते हैं वो हैं संरचनात्मक परिवर्तन, विचारों, मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन समाज की संरचना में परिवर्तन को दिखाता है। इसकी संस्थाओं अथवा नियमों जिनमें इन संस्थाओं को चलाया जाता है। पूर्व अध्याय के सामाजिक संरचना पर हुई परिचर्चा को देखें। उदाहरण के लिए कागजी रुपये का मुद्रा के रूप में प्रादुर्भाव वित्तीय संस्थाओं तथा लेन देन में बड़ा भारी परिवर्तन लेकर आया। इस परिवर्तन के पहले मुख्य रूप से सोने चांदी के रूप में मूल्यवान धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। सिक्के की कीमत उसमें पाए जाने वाले सोने अथवा चांदी में मापी जाती थी। इसके विपरीत कागजी नोट की कीमत का उस कागज से कोई संबंध नहीं होता था जिस पर वह छापा जाता था और न ही उसकी छपाई से। कागजी मुद्रा के पीछे यह विचार था कि सामान अथवा सुविधाओं के लेन देन में जिस चीज़ का प्रयोग हो उसका कीमती होना जरूरी नहीं, जब तक कि यह मूल्य को ठीक से दिखाता हो, अर्थात जब तक यह विश्वास को जगाए रखता है। तकरीबन कोई चीज़ पैसे के रूप में काम कर सकती है। यह विचार ऋण बाजार की बुनियादी बना जिसने बैंकिंग तथा वित्त के ढांचों को ढालने में मदद की। इन परिवर्तनों ने आगे चलकर आर्थिक जीवन में और परिवर्तन किए। मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों तथा बचपन से संबंधित विचारों तथा मान्यताओं के परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार के सामाजिक परिवर्तन में सहायक सिद्ध हुआ। एक समय था जब बच्चों की सामाजिक उदाहरण के लिए बच्चों तथा बचपन से संबंधित विचारों तथा मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार के सामाजिक परिवर्तन में सहायक सिद्ध हुआ। एक समय था जब बच्चों को साधारणतः
अव्यक्त समझा जाता था। बचपन से संबंधित कई विशिष्ट संकल्पना नहीं थी जो इससे जुड़ी हो कि बच्चों के लिए क्या सही अथवा क्या गलत, क्या सही अथवा क्या गलत। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी के अंत में यह ठीक माने जाना लगा कि बच्चे जितनी जल्दी काम कराने के योग्य हो जाए काम पर लग जाए। बच्चे अपने परिवारों की काम करने में मदद 5 अथवा 6 वर्षों की आयु से ही प्रारंभ कर देते थे। 5 या 6 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ कर देते थे। प्रारंभिक फैक्ट्री व्यवस्था बच्चों के श्रम पर आश्रित थी। यह 19वीं सदी तथा पूर्व 20वीं शताब्दियों के दौरान बचपन जीवन की एक विशिष्ट अवस्था है। यह संकल्पना प्रभावी हुई तब छोटे बच्चों का काम करना अविचारणीय हो गया तथा अनेक देशों ने बाल श्रम को कानून द्वारा बंद कर दिया। उसी समय अनिवार्य शिक्षा संबंधी विचारों का जन्म हुआ तथा इससे संबंधित कई कानून भी पास किए गए। यद्यपि कुछ ऐसे उद्योग हमारे देश में है जो आज भी बाल श्रम पर कम से कम आंशिक रूप से आश्रित है, जैसे दरी बुनना, छोटी चाय की दुकानें तथा रेस्तरां, माचिस बनाना इत्यादि। बाल श्रम गैर कानूनी है तथा मालिकों की मुजरिमों के रूप में सजा हो सकती है, परंतु अब यह सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण की सबसे सरल तरीका इसके कारक तत्व तथा स्रोत हैं। कई बार कारक तत्व पूर्व वर्गीकृत होते हैं: आंतरिक, अंतर्जात और बाहरी बहिर्जात। सामाजिक परिवर्तन के 5 बृहद प्रकार के स्रोत अथवा कारण हैं: पर्यावरण, तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक। पर्यावरण, प्रकृति, पारिस्थितिकी तथा भौतिक पर्यावरण का समाज की संरचना तथा स्वरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव हमेशा से रहा है। विगत समय के संदर्भ में यह विशेष रूप से सही है जब मनुष्य प्रकृति के प्रभावों को रोकने अथवा झेलने में अक्षम था। उदाहरण के लिए, मरुस्थलीय वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए एक स्थान पर रहकर कृषि करना संभव नहीं था, जैसे मैदानी भागों अथवा नदियों के किनारे इत्यादि। अतः जिस प्रकार का भोजन वे करते थे अथवा कपड़े पहनते थे, जिस प्रकार आजीविका चलाते थे तथा सामाजिक अंतःक्रिया, ये सब काफ़ी हद तक उनके पर्यावरण के भौतिक तथा जलवायु की स्थितियों से निर्धारित होती है। अधिक ठंडी जलवायु में रहने वालों के लिए ऐसा ही था, अथवा बंदरगाह पर स्थित नगरों, प्रमुख व्यापारिक मार्गों अथवा पर्वतीय दर्रों तथा उपजाऊ नदी घाटियों। परंतु पर्यावरण जिस हद तक समाज को प्रभावित करता है वो तकनीकी संसाधनों के बढ़ने के कारण समय के साथ घटता जा रहा है। प्रकृति द्वारा खड़ी की गई समस्याओं का सामना और अपने आप को उनके अनुरूप ढालना, और इस प्रकार विभिन्न पर्यावरण के कारण समाजों के बीच आए अंतर को दूर करने में तकनीक हमारी मदद करती है। दूसरी तरफ तकनीक प्रकृति को तो इसके साथ हमारे संबंध को नए तरीके से बदलती है। पर्यावरण पर इस पुस्तक में दिए गए अध्याय को देखिए। अतः यह कहना अधिक सही होगा कि समाज पर प्रकृति का प्रभाव घटने की बजाय बदल रहा है। आप पूछ सकते हैं कि कैसे यह सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण ने समूहों को आकार दिया होगा, परंतु इसने सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका अदा की होगी? इस प्रश्न का सबसे आसान तथा बढ़िया उत्तर प्राकृतिक विपदाओं में मिलेगा। त्वरित तथा विध्वंसकारी घटनाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ अथवा ज्वार भाटीय तरंगें, जैसे दिसंबर 2004 में सुनामी की तरंगों से इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान द्वीप, तमिलनाडु के कुछ भाग इसकी चपेट में आए।
समाज को पूर्ण रूपेण बदल कर रख देते हैं। ये बदलाव अपरिवर्तनीय होते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं, तो चीज़ों को वापस अपनी पूर्व स्थिति में भी नहीं आने देते। उदाहरण के लिए यह संभव हो सकता है कि उनमें से कई लोग जिनका व्यवसाय सुनामी के कारण नष्ट हो गया है, वे उसे पुनः नहीं पा सकेंगे तथा अधिकांश तटीय गांवों में सामाजिक संरचना पूर्णतः बदल जाएगी। प्राकृतिक विपदाओं के अनेकानेक उदाहरण इतिहास में देखने को मिल जाएंगे, जो समाज को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देते हैं अथवा पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण पश्चिमी एशिया अथवा खाड़ी देशों के रेगिस्तानों प्रदेशों में तेल का मिलना है। जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई थी, ठीक उसी प्रकार तेल के भंडारों ने खाड़ी देशों के समाज को बदल कर रख दिया। सऊदी अरब, कुवैत अथवा संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की स्थिति आज तेल संपदा के बिना बिल्कुल अलग होती। तकनीक तथा अर्थव्यवस्था, विशेषकर आधुनिक काल में तकनीक तथा आर्थिक परिवर्तन के संयोग से समाज में तीव्र परिवर्तन आया है। तकनीक समाज को कई प्रकार से प्रभावित करती है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह हमारी मदद प्रकृति को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित, उसके अनुरूप डालने में अथवा दोहन करने में करती है। बाजार जैसी शक्तिशाली संस्था से जुड़कर तकनीक परिवर्तन अपने सामाजिक प्रभाव की तरह ही प्राकृतिक कारकों जैसे सुनामी अथवा तेल की खोज की तरह प्रभावी हो सकती है। सामाजिक परिवर्तन के बृहद दृष्टिगोचर तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण जो तकनीक परिवर्तन द्वारा लाए गए वह था औद्योगिक क्रांति, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा है। आपने वाष्प इंजन द्वारा समाज पर छोड़े गए प्रभाव के बारे में सुना होगा। वाष्प शक्ति की खोज ने बुद्धिमान विभिन्न प्रकार के बड़े उद्योग और शक्ति की उस ताकत को जो न तो केवल पशुओं तथा मनुष्यों के मुकाबले कई गुना अधिक थी, बल्कि रुकावट के लगातार चलने वाली भी थी, से परिचित कराया। इसका दोहन जब यातायात के साधनों जैसे वाष्प चलित जहाज तथा रेलगाड़ी के रूप में किया गया। तो इससे इन दुनिया की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक भूगोल को बदल कर रख दिया। रेल ने उद्योग तथा व्यापार को अमेरिका महाद्वीप तथा पश्चिमी विस्तार को सक्षम किया। भारत में भी रेल परिवहन ने अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेषकर 1893 में भारत में आने से लेकर मुख्यतः प्रथम शताब्दी तक वाष्प चलित जहाज़ों ने समुद्री यातायात को अधिक तीव्र तथा भरोसेमंद बनाया तथा इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा प्रवास की गति को बदल कर रख दिया। दोनों परिवर्तनों ने विकास की विशाल लहर पैदा की, जिसने न केवल अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया अपितु समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनसांख्यिकीय रूप को बदल दिया। वाष्प शक्ति की छाप तथा महत्व अपेक्षाकृत तीव्र गति से दूसरे कभी कभी तकनीक का सामाजिक प्रभाव पूर्वव्यापी भी होता। तकनीकी आविष्कार का खोज का कभी कभी